नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होती है खेल खबरों के साथ खेल और खिलाड़ियों की बातें और तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार और कमेंटेटर कुलविंदर सिंह कंग। कुलविंदर, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार एंड धन्यवाद सिद्धार्थ। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। गोवा में चल रही इंडियन सुपर लीग आईएसएल प्रतियोगिता में अब से कुछ देर बाद मुंबई सिटी का मुकाबला ईस्ट बंगाल से होगा। भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोरोना काल के बीच का पहला प्रशिक्षण सत्र आज से गोवा में शुरू। इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की 2020 श्रृंखला का तीसरा मैच आज रात केप टाउन में खेला जाएगा और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का तीसरा मैच कल कैनबरा में होगा। गोवा में चल रही इंडियन सुपर लीग आईएसएल प्रतियोगिता में अब से कुछ देर बाद मुंबई सिटी का मुकाबला ईस्ट बंगाल से होगा। 5वें स्थान पर काबिज मुंबई सिटी ने 2 मैच खेले हैं, जिसमें एक में जीत जबकि दूसरे में उसे हार का सामना करना पड़ा है और उसके 3 अंक हैं। वहीं दूसरी ओर तालिका में अंतिम स्थान पर मौजूद ईस्ट बंगाल ने अभी एक ही मैच खेला है, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा है। उसका खाता अभी नहीं खुला है। आइए सुनते हैं आज के मैच के बारे में हमारी सहयोगी प्रियंका अरोड़ा की ये रिपोर्ट। इंडियन सुपर लीग आईएसएल के 7वें सीजन में अब से कुछ देर बाद बोम्बलिन के जीएमसी स्टेडियम में मुंबई सिटी एफसी का मुकाबला एससी ईस्ट बंगाल से होगा। मुंबई की कोशिश सीजन की लगातार दूसरी जीत दर्ज करने की होगी। कोच सर्जियो लोबेरो की मुंबई सिटी ने अब तक प्रति मैच 511 पास खेले हैं, जबकि ईस्ट बंगाल ने अपने पहले मैच में 476 पास किए थे, जहां उसे मौजूदा चैंपियन एटी के मोहन बागान से हार का सामना करना पड़ा था। अपने दोनों मैचों में बॉल पर पकड़ बनाए रखने के बावजूद मुंबई की टीम गोल करने में संघर्ष करती हुई दिखाई दी है। आइलैंडर्स की टीम ने 2 मैचों में अब तक केवल एक ही गोल किया है। टीम के लिए आक्रमण की जिम्मेदारी एक बार फिर से एडम ली फोंड्रे और ह्यूगो बोमस के कंधों पर होगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि बार्थोलोमेव ओग्बेचे को शुरुआती 11 में मौका मिलता है या नहीं। ये मुकाबला मुंबई सिटी के डिफेंडर मंदर राव देसाई के लिए भी एक यादगार मुकाबला होगा, जब वह आईएसएल में अपने 100वां मैच खेलने उतरेंगे। देसाई आईएसएल में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बनेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन किस टीम के नाम रहता है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स स्कैन। बिल्कुल कुलविंदर, जिस तरह से इस समय आईएसएल की धूम है और फुटबॉल प्रेमियों के लिए ये बहुत बड़ा इवेंट है और हर दिन रोज शाम जैसा कि 7:30 बजे से मैच शुरू होते हैं, सबकी निगाहें अपने टीवी सेट्स पर होती हैं। और आज क्या कुछ लग रहा है कि मुंबई सिटी और ईस्ट बंगाल के बीच में क्या कुछ होने वाला है? देखिए सिद्धार्थ, इसमें ईस्ट बंगाल अभी तक की इस अंक तालिका में सबसे अंत में है जी। और इस 7वें संस्करण में इस टीम को शामिल किया गया है जी। क्योंकि मुंबई का ये होम ग्राउंड है जहां पर आज मैच हो रहा है, तो मैं समझता हूं उनको फायदा मिलेगा और वो एक जीत पहले ले चुके हैं। 25 नवंबर को गोवा से उन्हें जीत मिली थी 1-0 से। बाद में वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से 21 नवंबर को हारे। पहले 21 नवंबर को हारे थे, फिर 25 नवंबर को जीत मिली। लेकिन अब देखना यह है कि किस तरह से वो इसको करते हैं। 4-2-3-1 की पद्धति से खेलते हैं और होम ग्राउंड का फायदा मिलना चाहिए। वैसे ज्यादा मिलेगा नहीं क्योंकि जी सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई सिटी को, और सबसे बड़ी बात यह है कि होम ग्राउंड का फायदा मिलना चाहिए, लेकिन दर्शक नहीं है। फिर भी एक जो जोश है, मैं समझता हूं कि इनकी जो फॉरवर्ड लाइन है उसको आज और कंट्रोल करके रखना होगा ईस्ट बंगाल को, क्योंकि ईस्ट बंगाल ने अभी तक खाता भी नहीं खोला और एक बड़ा मैच वो एटी के मोहन बागान से हारी थी 2-0 से, तो उन्होंने गोल भी नहीं किया, अंक भी नहीं बनाए। और ये जो 5वीं पोजीशन पे मैं समझता हूं कि मुंबई सिटी का यहां पर एक प्रकार से अपर हैंड होना चाहिए, आक्रमण करना चाहिए और जितना आक्रमण करेंगे उतना ही आप गेंद को अपने पाले से दूर रखेंगे। विपक्षी पाले में वहां पर फाउल भी होगा और आपको फ्री किक भी मिलेगी। बिल्कुल, और जिस तरह से ये मुकाबला बोम्बोलिम में हो रहा है और वहां पे
जैसा कि मैचेस में अगर हम देखते हैं कि दोनों जो टीमें हैं, मुंबई की टीम भी बहुत शक्तिशाली टीम में है, काफी अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और जैसा कि आपने बोला कि ईस्ट बंगाल जो है वो किसी तरह से अगर अंक तालिका की बात करें तो दोनों टीमों के बीच में मतलब कोई अभी फिलहाल बहुत बराबरी की टीम नजर नहीं आ रही है। 5वां और 11वां ये जो स्टैंडिंग है पूल की, और ईस्ट बंगाल की टीम का एक नाम है। आज तक हम तो जब से हमने होश संभाला है, ईस्ट बंगाल और मोहन बगान, ये दो ही टीमें हम सुनते हैं। और जैसे फुटबॉल की पहले बात होती थी, कोलकाता की तरफ नजर जाती थी, अब केरल भी है, गोवा भी है, तो फुटबॉल यहां पर डेवलप हो रहा है। और ईस्ट बंगाल कोशिश कर रही है कि जब इस आईसीएल में आई है तो अच्छा प्रदर्शन करे। लेकिन मैं समझता हूं कि मुंबई जो सिटी है उसका थोड़ा सा होम ग्राउंड होने की वजह से उनका पलड़ा आज थोड़ा भारी रहेगा। वो अटैक करेंगे क्योंकि वो आक्रामक नीति से खेलते हैं। जी, और मंदिर राव देसाई के लिए भी जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी सुना कि 100वां मैच खेलना एक बहुत बड़ा लंबा सफर तय करना पड़ता है 100 मैच के लिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी टूर्नामेंट में खेलने के लिए। और दबाव दे जाता है जी। वो मैच जैसे 200वां मैच था आईपीएल में रोहित शर्मा का, तो दबाव में भी जरूर आता है। लेकिन इतने लंबा अनुभव है, 100वां मैच है, बहुत उन्होंने दबाव में मैच खेले हैं, तो प्रेशर नहीं लेंगे। और मैं समझता हूं कि वो अपनी टीम के लिए आज कुछ न कुछ करिश्मा जरूर करेंगे। बिल्कुल, तो हमारी नजरें बनी रहेंगी मुंबई सिटी और ईस्ट बंगाल के इस मैच पर। गोवा में आईएसएल में कल एफसी गोवा और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। गोवा ने 17 शॉट्स लगाए जिनमें 2 निशाने पर रहे, वहीं दूसरी ओर नॉर्थ ईस्ट ने 8 शॉट्स लगाए जिसमें 3 निशाने पर रहे। गोवा ने 602 पास दिए जबकि नॉर्थ ईस्ट के पासेस की संख्या 197 रही। हालांकि गोवा की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन वो इस मैच को ड्रॉ होने से नहीं बचा पाई। तो काफी गोवा की जो टीम थी उसे काफी उम्मीद थी कल के मैच से, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जीत नहीं पाई। सिद्धार्थ देखिए, कल जो दोनों ही गोल हुए वो फर्स्ट हाफ में हुए जी। और सबसे बड़ी बात, गोवा 1-0 से आगे चल रहा था। जब 38वें मिनट में इद्रिस सिलिया को धक्का दिया गया, पुश किया गया, तो उस वक्त जो वो पेनल्टी मिली उससे उन्होंने गोल बराबरी का कर दिया और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वापस उसमें आ गया। आप आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से गोवा की टीम ने 17 शॉट लगाए, उन्होंने केवल 8 लगाए और 602 पास, यानी कि छोटे छोटे पासेस से खेलते हैं, बॉल को अपने कब्जे में रखते हैं और विपक्षी टीम को थकाने की कोशिश करते हैं। ये रणनीति है इस समय गोवा की टीम की। लेकिन जब मौका मिला, कहते मौके पे चौका क्रिकेट में लगता है, फुटबॉल में भी मारा उन्होंने, और जैसे ही मिला उनको मौका उन्होंने गोल कर दिया। तो पॉइंट टेबल पर वो दूसरे नंबर पर है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, और क्योंकि अंक कल बटे हैं और कुल 5 अंक हैं और ये 8वां स्थान है इनका गोवा का और 2 अंक इनके पास है। तो अभी भी और काफी लंबा सफर है, अभी भी उनके पास मौका है कि जो पीछे चल रही टीमें वो आगे हो सकती जी। बहुत सारे परिवर्तन अभी होने बाकी है क्योंकि आईएसएल का सफर अभी लंबा चल रहा है। इस बीच भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोरोना काल के बीच का पहला प्रशिक्षण सत्र आज से गोवा में शुरू हुआ। 2022 की प्रतियोगिताओं के लिए शिविर में अभ्यास किया जाएगा। ये शिविर गोवा में राष्ट्रीय मेमोल रॉकी के मार्गदर्शन में शुरू किया जाएगा, जो राष्ट्रीय कोच हैं, और ये शिविर कोरोना के लिए AIFF द्वारा निर्धारित किए गए कड़े बायो बबल से सुरक्षित माहौल में कराया जाएगा। इसमें टीम के डॉक्टर शेरवन शेरिफ द्वारा बनाई गई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP का पालन होगा, क्योंकि जिस तरह से एक बायो बबल के अंदर खिलाड़ियों को रहना पड़ रहा है और सभी एहतियात के साथ खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप चूंकि फुटबॉल अपने जैसे हम देखें कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मैच या जो लीग्स के मैच थे वो काफी दिन सस्पेंड रहे, बहुत दिनों तक नहीं हुए, लेकिन इसके बाद जैसे यूरोप में अभी मैच चल रहे हैं और ISL भी शुरू हो चुका है, तो ऐसे में महिला फुटबॉल का प्रशिक्षण होना कहीं न कहीं उन्हें मोमेंटम में दोबारा वापस लाने की तैयारी है, पटरी पर दोबारा वापस लाने की तैयारी है। बिल्कुल, और बायो बबल में तो अब सभी खिलाड़ियों ने रहना लगभग सीख लिया होगा। आप भी बायो बबल में आपने ग्लव्स पहन रखे हैं, तो हर आदमी प्रिकॉशन लेता है, मास्क लगाना और प्रिकॉशन लेना। बायो बबल जो तैयार किया जा रहा है, इनका लड़कियों का भी हौसला बढ़ेगा। हालांकि महिला फुटबॉल का अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो इतना स्तर भारतीय महिला फुटबॉल का इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि अंडर 17 विश्व कप भारत में होना है जो पोस्टपोन हुआ है, तो उसकी तैयारी में इनका हौसला बढ़ेगा, नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और पूरी तरह से मैं समझता हूं कि बायो बबल में अच्छे तरीके से इसको ये कर पाएंगी और इनको बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, कहीं न कहीं
टीम अपने पूरे मोमेंटम पर आएगी और जितने दिनों से जो आउट ऑफ प्रैक्टिस रही है उसे इसका मौका मिलेगा। बात करते हैं क्रिकेट की। इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की 2020 श्रृंखला का तीसरा मैच आज केप टाउन में खेला जाएगा। इससे पहले इंग्लैंड ने दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त पहले ही बना ली है। दक्षिण अफ्रीका के 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने डेविड मलान की 40 गेंदों में 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से 55 रन की पारी की बदौलत 19 ओवर और 5 गेंद में 6 विकेट पर 147 रन बनाकर मैच जीत लिया था। पहले टी20 की अगर बात करें तो इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी। दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट के नुकसान पर 179 रन बनाकर जीत के लिए 180 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे इंग्लैंड ने 19 ओवर और 2 गेंद में 5 विकेट पर 183 रन बनाकर हासिल कर लिया। आज देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका को श्रृंखला में क्लीन स्वीप कर पाती है या नहीं, लेकिन जबरदस्त फॉर्म में चल रही है इंग्लैंड की टीम। बिल्कुल, और जॉनी बेस्टो ने जिस तरह से दूसरा T20 मैच जितवाया है काबिले तारीफ है, और इसके बाद 3 ODI मैच भी होने हैं। तो मैं एक बात यहां कहना चाहूंगा सिद्धार्थ कि दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत में ही सीरीज बीच में छोड़कर गई थी जब कोरोना शुरू हुआ था। 12 मार्च को धर्मशाला में मैच था, बारिश की वजह से एक भी गेंद नहीं डाली गई, यानी कि टॉस भी नहीं हुआ, और उसके बाद 15 तारीख को लखनऊ में मैच था जिसकी मुझे भी कमेंट्री करनी थी, लेकिन एक दिन पहले वो बंद हुआ। तो दक्षिण अफ्रीका को उसके बाद से कोई मौका नहीं मिला, ये पहली सीरीज के लिए। लेकिन इंग्लैंड को मौका मिला। इंग्लैंड पाकिस्तान से खेला, वेस्ट इंडीज को पहले होस्ट किया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो इंग्लैंड के खिलाड़ी एक वर्ल्ड कप की जीत के हौसले के साथ मैदान पर उतरे, लेकिन इंग्लैंड ने दिखा दिया कि बायो बबल किस तरह से तैयार किया जाता है। इस पैंडेमिक में, इस महामारी में भी किस तरीके से खेलों का आयोजन किया जा सकता है। पूरी दुनिया जो एक डर के बैठी थी उसको उन्होंने एक रास्ता दिखाया, और न केवल क्रिकेट बल्कि बाकी सभी खेलों में। मैं समझता हूं कि बैडमिंटन वाले जो बार बार टाल रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं, और हॉकी वालों को भी इससे सीख लेनी चाहिए, और इसके साथ हमें जीना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो बायो बबल्स और जो प्रिकॉशंस लेकर मैचेस हो रहे हैं वो होने चाहिए, करवाए जाने चाहिए। इससे खिलाड़ियों को फायदा होगा, देश का नाम भी होगा। तो इंग्लैंड, मैं समझता हूं कि इंग्लैंड को इतना अनुभव था, वर्ल्ड कप विनिंग टीम के सदस्य थे, जिस खिलाड़ी का नाम लो उसके नाम सैकड़ों रन है। तो मैं समझता हूं कि इंग्लैंड का पलड़ा भारी था, और दक्षिण अफ्रीका को इस 8-9 महीने में कोई भी मौका नहीं मिला था। बिल्कुल, तो इससे ये पता चलता है कि अगर टीम अपने मोमेंटम में रहती है, लगातार मैच खेलती रहती है, तो कहीं न कहीं खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। करत अभ्यास के आप खेलते रहिए, आपको फायदा होता रहेगा। जी बिल्कुल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का तीसरा मैच कल कैनबरा में खेला जाएगा। हमेशा की तरह आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल हिंदी और अंग्रेजी में सुबह 8:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। इसे FM रेनबो, राजधानी और प्रसार भारती के YouTube चैनल सहित अन्य चैनलों पर सुना जा सकता है। 3 मैचों की श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 की बढ़त पहले ही बना ली है। आइए सुनते हैं कल के मैच पर हमारी सहयोगी दीपिका की ये रिपोर्ट। कल सभी क्रिकेट प्रेमियों की नजर कैनबरा के मनुका ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले तीसरे ODI मैच पर होगी, जिसमें टीम इंडिया विदेशी जमीन पर लगातार दूसरे क्लीन स्वीप से बचने के लिए मैदान में उतरेगी। इससे पहले जनवरी-फरवरी में न्यूजीलैंड दौरे पर भारत को कीवी टीम ने श्रृंखला में 3-0 से हराया था। कैनबरा के मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने यहां खेले अपने 4 मुकाबले जीते हैं, वहीं भारत ने इस मैदान पर अब तक कुल 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। श्रृंखला में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि चोट की वजह से डेविड वार्नर के मैदान से बाहर रहने का फायदा भारत को मिलेगा। भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन उसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सके। इसलिए तीसरे वनडे में भारतीय बल्लेबाजों को बड़ा स्कोर बनाकर टीम को जीत दिलानी होगी। गेंदबाजी की बात करें तो भारतीय गेंदबाजी को लय में लाने की जरूरत है। मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज गेंदबाज भी बल्लेबाजों को बांधने में विफल रहे हैं। ऐसे में अगर टीम को जीतना है तो भारतीय गेंदबाजों को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर ऑस्ट्रेलिया पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस सीरीज को मिलाकर कुल 13 ODI सीरीज खेली गई हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 7 जबकि भारत ने 6 श्रृंखला अपने नाम की हैं। कल टीम इंडिया को जीत के लिए कमबैक कर अपना दमखम दोबारा दिखाना पड़ेगा। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
तो कुलविंदर, जैसा कि दीपिका ने कहा कि इंडिया को कमबैक करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार से काफी टीम की आलोचना भी हुई, जिस तरह से गेंदबाजी का वो हो या हम बल्लेबाजी की बात करें या इन टोटलिटी जो टीम की जो है वो काफी टीम को आलोचना फेस करनी पड़ रही है। अब कल सबसे बड़ी जिम्मेदारी टीम की ये होगी कि उसे जो है ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप से रोकना होगा। देखिए, दीपिका की आवाज में अंत में बड़ी उम्मीद थी कि भारतीय टीम वापसी करेगी, आपने रिपोर्ट में सुना, लेकिन फर्क दिखा दिया ऑस्ट्रेलिया ने कि अपने घर में वो शेर हैं और भारतीय टीम लय में नहीं है। शुरुआत में जो लय चाहिए थी, अब जैसे दूसरे वनडे की बात करें जो हारे हैं लगातार, इसमें जसप्रीत बुमराह को 2 ओवर्स करवाए शुरुआत में पावर प्ले में, उसके बाद हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं कप्तानी के एरर जरूर हैं। अगर बल्लेबाजी की बात करें, जसप्रीत बुमराह नहीं चल पा रहे गेंदबाजी में करे और नवदीप सैनी नहीं चल पा रहे, और इसके अलावा देखा जाए मोहम्मद शमी फिर भी थोड़ा सा 4 विकेट वो ले चुके हैं। बात यहां आती है बल्लेबाजी की। कोई भी टीम तभी मैच जीत पाती है जब उसको शुरुआत के 2-3 बल्लेबाज 4 बल्लेबाज एक आधार देते हैं। भवन तभी बनेगा जब नींव मजबूत होगी। आप ये देखिए कि जो ऑस्ट्रेलिया के 3 शुरुआत के खिलाड़ी वार्नर, फिंच और स्मिथ, इन तीनों ने मिलकर 541 रन बनाए हैं, और भारत के तीनों शुरुआती खिलाड़ी धवन, मयंक और विराट कोहली साहब ने कुल 264 रन बनाए, यानी कि आधे से भी बड़ा गैप रन है। इतना गैप अगर होगा तो मैच जीतने में उम्मीद आप नहीं कर सकते। और पिछली सीरीज में जब स्मिथ और वार्नर नहीं थे तब भारत ने जरूर अच्छा प्रदर्शन किया। अब दिखा दिया कि इनके बगैर आप अगर ये टीम में होते तो इनको आउट कर पाना मुश्किल है। और जैसे स्मिथ की बात करें, उनको दूसरे वनडे से पहले चक्कर भी आ रहे थे, लेकिन उसके बाद वो जब मैदान पर आए ट्रीटमेंट लेने के बाद, तो भारतीय टीम को उन्होंने ऐसे चक्कर में डाला, कमाल करके रखा। तो मैं समझता हूं कि चेंजेस करने चाहिए भारत को, और रोहित शर्मा की कमी साफ तौर पर यहां पर खल रही है। और मैं समझता हूं, एक बात यहां मैं और जिक्र करना चाहूंगा जो मुझे खलती है, शायद श्रोता भी इस बात के एग्री करेंगे, कि 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए तीनों फॉर्मेट के लिए टीम डिक्लेयर करने की क्या जरूरत थी, जबकि आईपीएल 10 नवंबर तक चला था। उसके बाद कई खिलाड़ी ऐसे हैं, अब उनका क्या करेंगे। अब जिन्होंने उसके बाद बेहतरीन प्रदर्शन किया है। नटराजन को देखिए 16 विकेट लिए, साथ में गए हुए, लेकिन टीम में नहीं। वो 80 यॉर्कर गेंदें डालती। यहां कमी भारतीय टीम की यही रही गेंदबाजी में कि ना तो जसप्रीत बुमराह ढंग की यॉर्कर गेंद डाल सके, ना नवदीप सैनी डाल सके। तो यॉर्कर गेंदें अगर डलती हैं तो परेशान करते। तो मैं समझता हूं कल थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, शार्दुल ठाकुर को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि नवदीप सैनी पूरी तरह से फिट भी नहीं है। और मैं समझता हूं कि रविंद्र जडेजा की जगह भी अगर कोई चेंज किया जाए, संजू सैमसन, मनीष पांडे, शुभमन गिल, क्योंकि 400 से ऊपर रन बना चुके हैं ये तीनों खिलाड़ी। तो एक चेंज क्लीन स्वीप से रोकना है, और इसके अलावा अपनी अब प्रतिष्ठा बचाने के लिए भारत को कल सब कुछ झोंकना होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया हर दृष्टिकोण से भारत पर 20 पड़ेगा। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज है, जो गेंदबाजी की अगर हम बात करें, तो अगर शुरुआती विकेट जो नॉर्मली ये लोग नहीं अभी पावर प्ले में नहीं ले पा रहे, तो पावर प्ले में जो नहीं ले पा रहे हैं, उसके लिए इन्हें बहुत स्ट्रैटेजिकली खेलना होगा। और जिस तरह से एक बात और करना चाहिए, दूसरा वो जो वनडे हारे हैं उसमें राहुल और हार्दिक पांड्या इंतजार करते रहे, 1-1, 2-2 रन लेते रहे। आप 44वें ओवर में जाकर गेयर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम आपको 37वें 38वें ओवर से शुरू करना चाहिए था। एक खिलाड़ी एक छोर पे टिका रहता, दूसरा हिट करता तो दबाव ना बनता, और अंत में जाकर भारत और नजदीक पहुंच सकता था, हो सकता है जीत भी जाता। दोनों एक ही ओवर में आउट हुए, और जब उन्होंने बहुत लेट 44वें ओवर पे जाके खेलना शुरू किया तब बात नहीं बनी। और यहाँ पे चोट की वजह से वार्नर टीम का हिस्सा नहीं है, वही पैट कमिंस को टेस्ट सीरीज की तैयारी के मद्देनजर आराम दिया गया है। तो ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों के ना होने से भारत के पास कहीं ना कहीं एक अच्छा मौका है, जिसे टीम इंडिया जो है इनकैश कराने की कोशिश करेगी। नहीं, मैं समझता हूँ कैमरून ग्रीन जो ऑलराउंडर हैं उनको डेब्यू करवाया जा सकता है, और ये करवाएंगे। मैं समझता हूँ एंड्रू टाई या सीन एबट को भी लिया जा सकता है। तो पलड़ा भारी रहेगा, कुछ भी कर लें, क्योंकि अब पूरे रंगत में है ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी धरती पर। और चलते चलते आपको बता दें कि फार्मूला 1 में भी कोरोना का साया छाने लगा है। रिकॉर्ड 7 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। हैमिल्टन ने खुद को आइसोलेशन में रखा है। फार्मूला 1 ने मर्सिडीज के हवाले से लिखा है कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लुइस आइसोलेशन में है, उनमें बहुत कम लक्षण दिखाई दिए हैं। श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। कुलविंदर, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। श्रोता, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए
नमस्कार।